रामकृपाल जी, बड़ा सीधा सा सवाल हर किसी के जहन में होगा, अगर बीजेपी इतने पुख्ता तौर पर इस बार केंद्र में रहेगी, आरएसएस राम मंदिर तो सोच रही होगी जी, राम मंदिर की दिशा में तो सोचा जाएगा। प्रसून जी, मैं समझता हूं कि नहीं, क्योंकि देखिए, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, मैं बता रहा हूं आपको। आरएसएस ने गुजरात विधानसभा चुनाव में पूरा अपनी ताकत लगा दी थी, उसके एक धड़े में से भी, कि मोदी को 100 सीट से ऊपर नहीं मिले। आरएसएस गुजरात के अखाड़े से आरएसएस को लग गया कि अब मोदी सही हैं। ओके, और हम अगर एक मिनट जरा सा हम एक मिनट आ रहे हैं, चूंकि मुख्तार अब्बास नकवी अब निकल के आ गए हैं बाहर और कार्यकर्ताओं को सीधा संबोधित कर रहे हैं। रास्ते पर ले जाने में सफलतापूर्वक काम किया है, इसलिए आप सबको एक बार बहुत बहुत बधाई। और आप यही अलग है कि आप लोग काफी इस तरीके से जश्न मनाएं और पूरी तरह से देश इस रास्ते पर तरक्की के रास्ते पर जा रहा है। ये है जश्न का माहौल। दिल्ली में चुनाव प्रचार का जो रूम बना था, उस रूम को संभालने वाले हैं मुख्तार अब्बास नकवी, जो लगातार देख रहे थे, परख रहे थे, कब रैली में किसे किधर जाना है, कौन सी इंफॉर्मेशन आ रही है, उसको कहां पहुंचाना है। हर चीज़ को ध्यान में रखने के लिए यहाँ पर जो उनका प्रचार का वार रूम तैयार किया गया था, अगुवाई कर रहे थे मुख्तार अब्बास नकवी साहब। और अब वो निकल कर आए और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भारत माता की जय के नारे के साथ, जिस हर्षोल्लास के साथ उन्होंने अपने वक्तव्य को दिया कि अब एकजुटता के साथ ये जीत हुई है, संकेत बहुत साफ है। पहली बार 301 का आंकड़ा 30 बरस के बाद हिंदुस्तान की सियासत उस संसद के भीतर बैठेगी जहां पर इससे पहले राजीव गांधी बैठे थे, और उसके बाद से लगातार गठबंधन का दौर। और ये सारी, और ये अशोका रोड की तस्वीरों को देखिए, जिससे आप समझ जाएंगे कि दरअसल वहां पर क्या ढोल नगाड़े, झंडों का लहराना और जिस तरीके से नारे लग रहे हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर, वो बता रहे हैं। जाहिर है अब लड्डू भी निकलने शुरू हो गए होंगे वहां पर, पटाखे तो सुबह से चल रहे थे, लेकिन ये सारी परिस्थितियां बताती है कि बीजेपी के साथ जबरदस्त हर्षोल्लास है। जी, दोबारा हम आप पे आ रहे हैं रामकृपाल जी, लेकिन सवाल उसको जोड़ लीजिएगा जरा सा, क्या मूल रूप से बीजेपी बदलेगी या मूल रूप से उस मुद्दों को दरकिनार फिलहाल करेगी? मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। तो देखिए, जब आरएसएस को ये लग गया, मोदी की पॉपुलैरिटी उनको मालूम हो गई, उसके बाद आरएसएस का खुद का एक सर्वे भी आया जिसमें आरएसएस ने माना कि विकास, स्वच्छ प्रशासन, इसके अलावा कोई तीर अगर इसमें निकाला तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा बीजेपी के लिए। ये सही सोची समझी रणनीति के तहत मोदी ने बहुत पहले इन मुद्दों को पीछे छोड़ दिया था। आरएसएस ने भी ये मान लिया कि इन मुद्दों को ठंडे बस्ते में डालो। और इस देश में जो 300 सीटें या 225 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, वो इसलिए मिल रही हैं कि वो तीनों मुद्दे बस्ते में डाल दिए गए हैं। और अगर उनको निकालने की कोशिश की गई तो मैं बता दूं आपको, साबित होगा। सन 84 में राजीव गांधी को जितना बहुमत मिला था, अभी इससे पीछे हैं। वक्त जाते देर नहीं लगती है। हम एक दूसरी स्थिति दिखाते हैं। कांग्रेस के दफ्तर के बाहर कौन से नारे लग रहे हैं? क्या प्रियंका को लेकर? कुमार विक्रांत। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी की जो हार दिखाई पड़ रही है, मोदी आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के भीतर प्रियंका गांधी को राजनीति में लाने को लेकर कार्यकर्ता आवाज उठाने लगे हैं। इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो बार बार पोस्टर लेकर ये मांग कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी को राजनीति में आ जाना चाहिए। वक्त की पुकार प्रियंका गांधी हारने के बाद याद आई। देखिए, प्रियंका गांधी एक सागर है और सागर को बिल्कुल टाइम पे लाना चाहिए। आज जरूरत है प्रियंका गांधी को, देश की भी, कांग्रेस पार्टी को प्रियंका गांधी की जरूरत है। अगर राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ मिलकर चलते तो आज ये स्थिति नहीं रहती। हम चाहते हैं देश के सारे कार्यकर्ता प्रियंका गांधी को, सोनिया गांधी से अपील करते हैं, कोई बड़ी जिम्मेदारी देने का समय आ गया है। पार्टी के लिए प्रियंका का लाना बहुत जरूरी है। प्रियंका का लाना जरूरी है, राहुल गांधी से अकेले काम नहीं चल पा रहा। देखिए, 1 और 1 11 होते हैं। अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी साथ लड़ते तो पूरे देश में ये स्थिति नहीं होती। 100% कांग्रेस। ऐसी क्या खास बात है प्रियंका में?
प्रियंका गांधी जमीन से जुड़ी नेता है, हर देशवासी के दिल में प्रियंका गांधी है। मोदी से टकरा पाएंगे? राहुल तो नहीं टकरा पाए, मोदी जीतते जा रहे हैं। जब प्रियंका गांधी होगी तो मोदी जैसे लोग कहीं ढूंढे भी नहीं मिलेंगे। ये देख लीजिए, प्रियंका ही एक ऐसी नेता है जो इतिहास रचेगी और पूरे देश की सेवा करने की भावना से देश में आएंगी। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के भीतर नारेबाजी प्रियंका गांधी को लेकर होने लगी है। राहुल गांधी जो मोदी से टकराए थे, कांग्रेस का चेहरा थे, हार दिखाई पड़ रही है। अब कांग्रेस ही प्रियंका गांधी पर दांव लगा रहे हैं, प्रियंका गांधी के नारे लगा रहे हैं, सोनिया गांधी से अपील कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी को लाया जाए। तो ये आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के भीतर से जो कांग्रेस खुद कहती रही है कि तुरुप का इक्का, कांग्रेस के कार्यकर्ता कहते रहे हैं कि तुरुप का इक्का प्रियंका गांधी है, तो तुरुप का इक्का को चलने का वक्त आ गया, ये कांग्रेसी कार्यकर्ता कह रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय नई दिल्ली से कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। सुखबुगाहट है, लेकिन लोगों की तादाद बतलाती है कि कांग्रेस के भीतर किस तरीके से प्रियंका का नाम कुलांचे मारने के लिए एक बेचैनी पैदा करता है और कांग्रेस में शायद कार्यकर्ताओं को एहसास दिलाता है कि ये बंद मुट्ठी भी खोल ली जाए, देख लिया जाए इसे भी। लेकिन ये वक्त नरेंद्र मोदी का है जी। जो बात अभी मैं आपसे कह रहा था कि अमेठी में सुनने को मिली थी जी, वो यहाँ आ रही है। बहुत कम लोग हैं, आप इस पे ना जाइए। कम लोग नहीं है, हाँ। चल कम होंगे। इतना साहस किसी का करना, वो आज के दिन, ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस में इतनी साहस कौन कर सकता है? इसका मतलब यह नीचे तक की जो सुखबुगाहट थी उसकी अभिव्यक्ति यहाँ निकल के आ रही है। हम देखिए स्क्रीन पर इस समय भारत के नक्शे में उस केसरिया रंग को दिखला रहे हैं जो सीटों के बढ़ने के साथ साथ किस तरीके से हिंदुस्तान को घेर रहा है। समूचा गुजरात, महाराष्ट्र, आगे बढ़िए पंजाब, हरियाणा, उसके ऊपर नीचे बढ़ जाइए उत्तर प्रदेश का इलाका, मध्य प्रदेश का इलाका, वो हिस्सा घिसते घिसते आ गया, आंध्र प्रदेश में भी आ गया, कुछ हिस्सा कर्नाटक में नजर आ रहा है, तमिलनाडु में भी पकड़ है, वहां पर भी पहुंची है बीजेपी इस बार। तमिलनाडु की 2 सीटों पर आगे चल रही थी तो ये, और फिर उधर चले जाइए तो असम का पूरा इलाका, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट का इलाका। संगमा ने 2-3 दिन पहले ही मुलाकात की थी नरेंद्र मोदी से गांधीनगर में और कहे थे उन्होंने लौट निकल कर कि मैं भविष्य के प्रधानमंत्री से मिलकर आ रहा हूं। तो ये केसरिया रंग आने वाले वक्त का नहीं बल्कि मौजूदा राजनीति के संकेत हैं कि किस तरीके से समूचे हिंदुस्तान में लोकसभा सीटों के मद्देनजर अब ये देखिए बीजेपी दफ्तर में मुख्तार साहब निकल के आ गए खुल के। मुख्तार जी के बगल में रामलाल खड़े हैं, उनके बगल में प्रकाश जावड़ेकर खड़े हैं। हर कोई समझ रहे हैं अब किस मौके का इंतजार बीते दे देखिए। हाँ, गलबैयाँ डाले हुए, कांधे पकड़े हुए, एक दूसरे को सहेजते संभलते उत्साह उल्लास में डूबा है पूरा का पूरा 11 अशोक रोड जो कि बीजेपी हेडक्वार्टर है। वहाँ पर जो उत्साह का वातावरण है इस वक्त ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नारे ढोल नगाड़े सब कुछ बज रहे हैं। लेकिन सियासत जिस रफ्तार से चल रही है शशिशेखर जी, एक सवाल उसके आगे का है, क्या अगर 3 मुद्दे ठंडे बस्ते में डालने की स्थिति में बीजेपी आ गई है जिसका जिक्र किया अभी रामकृपाल जी ने, तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि संघ जो विस्तार देख रहा था अपना या देख रहा है, क्या वह भी अपना सामाजिक और सांस्कृतिक विस्तार इसी डेवलपमेंट मुद्दे के आश्रय करेगा? क्योंकि वह उसके भीतर नहीं है, उसके भीतर के कुछ दूसरे सवाल हैं जो इस राजनीति से इतर हैं। किसी युद्ध में 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। आप अपने कोर को कायम रखते हुए हालात के हिसाब से रणनीति बनाएं। हालात देश के ये थे कि नई पीढ़ी को आप याद करें 1991-92 में हमने उन लोगों को बहुत कट्टर होते हुए देखा था जो अपने नाम के आगे जाति सूचक चिन्ह भी लगाना पसंद नहीं करते, जो किसी जाति पाति में यकीन नहीं करते, उनको भी 91-92 में हमने सड़कों पर नारे लगाते हुए देखा था। लेकिन उसके 20 साल बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सबसे बड़ी चिंता थी कि हाई कोर्ट का जब फैसला आएगा तो कहीं पूरे देश में दंगे ना हो। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये देश की 21वीं शताब्दी की पीढ़ी है जो इन चीज़ों से आगे बढ़ जाना चाहती है। तो कोर आरएसएस का वही है नागपुर में। मुझे लगता है इसमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक नई रणनीति बनाई है 21वीं शताब्दी के लोगों के साथ चलने की, और इसमें मुझे कोई बुराई इसलिए नहीं दिखती है कि अगर आप अपने को थोड़ा सा बदलते हैं ऊपर से और वो बदलाव अगर आप में दिखता है, लोग आपके साथ जुड़ते हैं और देश का विकास होता है, लड़ाइयाँ नहीं होती हैं। गुजरात के 2002 के बाद एक लॉजिक है कि वहाँ दंगे नहीं हुए।
अगर पूरे देश में दंगे नहीं होते, सबका विकास होता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हमें इंतजार करना होगा कि किस, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, लेकिन कोर बदल गया है, ये मानने का हमें कोई कारण नहीं।